अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एक वैक्सीन होती है वो कितने फेजेस से गुजरती है जब वो अवेलेबल हो जाती है किसी भी आम मरीज के लिए, आम शख्स के लिए, जैसे आप और मैं हैं। तो दोस्तों ये ज़हन में रखें कि वैक्सीन में जो बनाने में टाइम लगता है उसका ताल्लुक है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि जो कंपनी और जो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स इस काम में इन्वॉल्व हुए होते हैं उनको एक बात का पता होता है कि जब ये वैक्सीन बनेगी तो उसके एंड पे दो चीज़ें उनके लिए पड़ी होंगी। एक होगा उनके लिए प्राइज या इनाम और एक होगा उनके लिए सज़ा। प्राइज तो उस सूरत में होती है कि जैसे ही ये वैक्सीन कारआमद हो जाती है और ये मार्केट्स में आ जाती है तो वो तमाम कंपनीज जिन्होंने इस पे काम किया हुआ होता है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा सकती हैं इससे। लेकिन सज़ा ये होती है कि अगर खुदा ना खास्ता कि वो जल्दबाजी में कोई वैक्सीन मार्केट में लॉन्च कर दें और बाद में उसके साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाए तो फिर सज़ा तजवीज़ की जाती है ऐसी कंपनी के लिए और ऐसे रिसर्चर्स के लिए। आपको मैं एक मिसाल देता हूं। फिलिपीन एक बहुत मशहूर मुल्क है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। बेसिकली ये ट्रॉपिकल कंट्रीज के रेंज में आता है जहां पे डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका ये भी डेंगू वायरस की वबा को झील चुके हैं और हर साल झीलते हैं। तो फिलिपीन में जब 2014 से लेके 2015-16 के दरमियान जब डेंगू की बहुत ज़्यादा वबा आम थी तो वहां पे एक दुनिया की एक मशहूर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है सनोफी पैस्चर। तो उन्होंने एक लॉन्च की वैक्सीन जिसका नाम था डेंगू वैक्सिया। तो ये जो डेंगू वैक्सिया जो वैक्सीन लॉन्च की गई इसमें बुनियादी गलती ये हुई कि क्योंकि वहां पे इलेक्शन ईयर्स था तो शायद पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कुछ जो साइंटिस्ट थे या रिसर्चर थे वो प्रेशराइड फील हुए और उनमें से एक जो डॉक्टर थी उन्होंने लैंसेट जो दुनिया का एक बहुत बड़ा जो मेडिकल की एक दुनिया का बहुत बड़ा एक जरीदा है उसने एक आर्टिकल लिखा कि ये बहुत ज्यादा कारआमद वैक्सीन है। ये वैक्सीन जो है ये बुनियादी तौर पे जो येलो फीवर वायरस होता है ये उसके कॉम्बिनेशन से बनाई गई थी और ये दावा किया गया था कि ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये डेंगू से बचाएगी। लेकिन जब इसको 2015 में फिर लॉन्च कर दिया गया, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, लेकिन 2016 और 17 में जाके अंदाज़ा हुआ कि इसकी वजह से बहुत सारे वो बच्चे जिनको जिंदगी में कभी डेंगू नहीं हुआ था उनकी अमवात हुई इस वैक्सीन की वजह से, क्योंकि उनको डेंगू हो गया। तो बाद में वो डॉक्टर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा था और वो कंपनी, उनको अदालत में बुलाया गया। डॉक्टर जो है वो अरेस्ट हैं अभी और जो अदालत में ये मुकदमा चल रहा है और उस कंपनी को बहुत ज्यादा जुर्माने होने का पूरा यकीन है कि वो इससे नहीं बच सकते। तो दोस्तों वैक्सीन का ये पहलू भी हमेशा जहन में रखें। वैक्सीन बनाने के लिए आमतौर पे 4 फेजेस हैं और उससे पहले एक प्री क्लिनिकल फेज है। जो क्लिनिकल फेज से पहले एक प्री कहते हैं हम पहले और क्लिनिकल होता है कि जो आप किसी के ऊपर ट्रायल करते हैं। तो प्री क्लिनिकल फेज उसको हम कहते हैं जिसमें हम जानवरों के ऊपर किसी भी वैक्सीन या दवाई का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम 2 चीजें देखते हैं कि इसकी सेफ्टी कितनी है, ये महफूज कितना है और ये कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है या वैक्सीन की सूरत में यानी कोरोना वायरस की वैक्सीन की सूरत में ये इम्यून सिस्टम को कितना ज़्यादा स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। आमतौर पे वो जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका इम्यून सिस्टम या जिनका साख्त है जिस्म की वो इंसानों के करीब करीब हो। आमतौर पे चिंपैंजी या रैट्स, रैबिट्स, ये वो सारे जानवर हैं जिनके ऊपर ये तजर्बे किए जाते हैं जिसको हम प्री क्लिनिकल फेज कहते हैं। उसके बाद शुरू होता है क्लिनिकल फेज यानी ह्यूमन ट्रायल्स के क्लिनिकल फेज। सबसे पहले को हम कहते हैं क्लिनिकल फेज 1 जिसमें आमतौर पे हम 100 के करीब जो लोग हैं उनके अंदर ये दवाई का इस्तेमाल करते हैं और फेज 1 का बुनियादी मकसद सेफ्टी चेक करना होता है। देखते ही हैं कि क्या ये किसी में महफूज है, लेकिन जाहिर है साथ साथ इसकी इफेक्टिवनेस या इम्यूनिटी बढ़ाने की सलाहियत का भी जायजा लिया जाता है। अगर फेज 1 का ट्रायल कामयाब रहे जो 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, उसके बाद बारी आती है फेज 2 की। फेज 2 में आमतौर पर 1000, 1500, 500 या इतने लोग यानी कि आमतौर पे ट्राई किए जाते हैं
और फेज 2 का मकसद ना सिर्फ सेफ्टी होता है बल्कि साथ साथ उसकी इफेक्टिवनेस या इम्यूनिटी देखना भी होता है। और आम तौर पे ये जो ट्रायल होते हैं इसमें हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं। एक लोगों का ग्रुप वो होता है जिसमें हम वैक्सीन देते हैं और दूसरा ग्रुप वो होता है जिसको नहीं पता होता कि उसको कोई दवाई क्या मिल रही है, वो प्लेसिबो होती है या वो हो सकता है किसी और चीज की दवाई हो। लेकिन ना तो देने वालों को पता होता है कि वो जो इंजेक्ट करते हैं और ना उन दोनों ग्रुप्स को जिनको ये इंजेक्ट किया जा रहा होता है कि उनको वैक्सीन मिल रही है या प्लेसिबो। प्लेसिबो वो चीज होती है जो लगती तो वैक्सीन की तरह है लेकिन दरअसल वो हो सकता है नॉर्मल सेलाइन हो, वो कुछ भी ना हो या कोई और दवाई हो जो किसी और मकसद के लिए भी दी जा सकती हो। तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को अंदाजा होता है जो ये ट्रायल कंडक्ट करते हैं, तो उन्होंने एक आईडी रखा होता है, वरना ना देने वाले को पता है ना लगने वाले को। इसे कहते हैं डबल ब्लाइंड कंट्रोल्ड स्टडीज। ये बहुत अहम स्टडीज होती हैं। को फेज 2 आमतौर पे 3 से 5 महीने तक चलते हैं और इसके रिजल्ट की बुनियाद पे ये फैसला किया जाता है कि अगर तो वो वैक्सीन सेफ है तो आप उसको आगे मूव करते हैं और अगर वो इफेक्टिव भी है तो आप आगे मूव करते हैं। लेकिन किसी भी स्टेज पे अगर ये महसूस हो जाए कि ये जो दवाई है, ये जो वैक्सीन है, ये सेफ नहीं है, तो किसी भी सूरत अगली फेज में एंट्री नहीं होती। क्लिनिकल फेज 2 की कामयाबी के बाद बारी आती है फेज 3 की। फेज 3 में आमतौर पे काफ़ी हज़ार लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है और मुख्तलिफ उनकी वेराइटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ उनकी उम्रें होती हैं। उनको भी आमतौर पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और कोरोना को लेके क्लिनिकल फेज 3 उन मुल्कों में किया जाता है जहां पे उस वक्त इन्फेक्शन का रेट ज्यादा हो, जैसे आजकल इंडिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और यूएई और ब्राजील। ये इस वक्त कंसिडर किए जा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो फेज 3 है इसको ट्रायल को किया जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि क्या एक जनरल पॉपुलेशन में जो फेज 3 का रिजल्ट है वो ये साबित करेगा कि कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये इफेक्टिव भी है। आमतौर पे फेज 3 का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ्स तक चला जाता है। कोरोना में खासतौर पे ये जाएगा 3 to 6 मंथ्स तक। तो जिसके बाद अगर फेज 3 की कामयाबी होती है तो उसके बाद ये मार्केट हो जाएगा, उसके बाद फेज 4 में आ जाएगा, उसके बाद अप्रूवल में आ जाएगा और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी चलती रहती है कि मार्केटिंग के बाद भी कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट ना आ जाए, जैसे कि डेंगू वैक्सीन के सूरत में हुआ था कि उस वैक्सीन का पोस्ट मार्केटिंग, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग क्योंकि बहुत जल्दी कर दी थी, बहुत ज्यादा स्टडीज को ध्यान से नहीं देखा था, तो बाद में ये प्रॉब्लम्स बने। तो ये हैं दोस्तों वो सारी फेजेस जो जिससे कोई भी वैक्सीन गुजरती है। पूरी दुनिया में सिर्फ इस वक्त वाहिद एक वैक्सीन है जो फेज 4 में है या अप्रूवल में है, वो है चाइना की एक कंपनी जो कि कैनसाइनो है, कनाडा और चाइना की मुश्तरका। उसने जो है ये चाइना की आर्मी को अपनी जो Ad5nCoV वैक्सीन है वो लगाई है, तो ये फेज 4 में है। इसके अलावा जो फेज 3 में है उसमें 2 चाइनीज कंपनी है, एक है साइनोफार्मा और एक है साइनोवेक, जो कि ब्राजील और यूएई में ये अपने कंडक्ट कर रहे हैं पूरे ट्रायल्स को। और एक है यूके की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो एस्ट्रोजेनेका जो स्वीडन और बरतानिया की मुश्तरका एक जॉइंट वेंचर है, तो ये मिलके फेज 3 ट्रायल ब्राजील में और साउथ अफ्रीका में ये ट्रायल किए जा रहे हैं। तो और इसके अलावा मॉडर्ना जो अमेरिका की बहुत मशहूर कंपनी है, उसकी जो वैक्सीन है वो अभी फेज 2 में है। जो प्री क्लिनिकल फेज में भी बहुत सारी अभी वैक्सीन हैं, क्योंकि दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में 160 वैक्सीन पे ट्रायल चल रहे हैं। उनमें से सिर्फ 20 से 25 के करीब ऐसी हैं जो ह्यूमन ट्रायल्स में हैं और इसके अलावा बाकी सारी जो हैं वो प्री क्लिनिकल ट्रायल में हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको अंदाजा हुआ होगा कि वैक्सीन की कौन से ट्रायल्स होते हैं, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया सिर्फ वैक्सीन का वेट कर रही है और एक वैक्सीन है जो रास्ता निकालती है लॉकडाउन से बाहर का।